जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और एज़ यूजुअल हम लोगों ने जैसे सेशन स्टार्ट किया है, ये है मेंसुरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल किया था, ठीक है। उसमें हमने दो चीज़ डिस्कस की थी, एक स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो एज़ यूजुअल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के बारे में पहले बेसिक बातें हम जान लेते हैं। देखो, ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ठीक है। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइंगल यानी तीन एंगल होंगे, ठीक है ना, यानी तीन साइड्स होंगी। तो अगर बिल्कुल कोई एक बेसिक ट्राइंगल की अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं, ठीक है, तो उसके बारे में देखो। एरिया जो होता है ना, एरिया एरिया यानी कि क्षेत्रफल। किसी भी ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। समझ आ गई इसकी बात। और परिधि क्या होती है? परिधि बोल दो या परिमाप बोल दो, मैंने उस दिन आपको बताया था। परिधि या परिमाप वो क्या होता है? इसकी तीनों साइड्स जोड़ लो। जैसे ये मान लो ए हो गई, ये बी हो गई, और ये हो गई इसकी सी, ठीक है। तो इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर। ये कितना हो जाएगा? आप बोल दोगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब आप ना छोटी सी बेसिक बात समझो। जैसे कि मैंने बताया था, पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता क्या है? ये जो आउटर बाउंड्री होती है ना, बाहर वाला हिस्सा जो होता है, बाहर वाली लाइन जो होती है, बस इनको जोड़ दो आप, ठीक है ना। यानी बाउंड्री को अगर आप जोड़ दोगे तो उसको हम कह देंगे पेरीमीटर यानी कि परिमाप। और एरिया क्या होता है? एरिया मतलब कितना क्षेत्रफल इसने कवर किया हुआ है। ये सारा जितना भी मैंने ये रेड किया हुआ है ना, ये सारा क्या होता है दोस्त? ये होता है एरिया, कि कितना उसने कवर किया हुआ है, कितना पोर्शन उसने कवर किया हुआ है, उसको कहते हैं हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल। समझ आ गई बात आपके? तो एक तो ये दो बहुत बेसिक सी बात है। एक चीज आप और समझो, सेमी पैरामीटर उसे बोलते हैं, एस। एक एस होता है, एस बराबर होता है, एस को हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये पूरा है डिवाइडेड में, डिवाइडेड बाय 2, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमी पैरामीटर। समझ में आई? ये एस की वैल्यू होती है। अब आप बोलोगे जी ए बी सी डिवाइडेड बाय 2, ये तो ठीक है, एस का मान निकाल लिया, लेकिन इससे करेंगे क्या? जैसे ये क्षेत्रफल का एक बेसिक फॉर्मूला है ना, तो एक फॉर्मूला और होता है भाई, किसी भी ट्राइंगल में आप वो लगा सकते हो। अभी मैंने ट्राइंगल अलग अलग डिवाइड नहीं करे हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ से त्रिभुज का बनता है वो बनता है सर ये, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक, और एस माइनस सी, ठीक है। ये अंडर रूट पूरे पे है। तो ये भी त्रिभुज का एक बहुत बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपने पढ़ लिया होगा ये 7वीं 8वीं क्लास में, ठीक है। तो एक तो होता है ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला त्रिभुज का, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दूसरा होता है ये सेमी पैरामीटर से हम निकालते हैं। एस का मान कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या हो गया सर? ए बी सी इसकी क्या होगी? साइड्स होगी, इसकी भुजाएं होगी त्रिभुज की। और परिमाप तो सीधा सा होता है, उन्हें जोड़ दो सारों को। समझ में आ गई ना बात? देखो, फॉर्मूले तो कितने भी आप बना लो, यहां से देखो मैं ये भी बना सकता हूं, जैसे एस है, ठीक है। एस बराबर ए बी सी क्या है? ए बी सी परिमाप ही तो है, यानी पी तो है बटे 2, यानी कि ए बी सी की जगह पी लिख दिया। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि 2s बराबर पी। लो, एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये सब बात यही तो है, नॉर्मल सी चीजें सारी की सारी। परिमाप बराबर ये मतलब पेरीमीटर बराबर 2 इंटू सेमी पैरामीटर। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। अभी आप देखो, ये तो हो गया एक जो जनरल ट्रायंगल हो गया, एक सामान्य त्रिभुज हो गया। अगर मैं त्रिभुज को अलग से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कितनी तरीके से डिवाइड करेंगे आप ये देखो। किसी भी ट्रायंगल को मैंने तीन टाइप में फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। तीन अलग अलग टाइप में मैंने डिवाइड किया है। एक को मैं कह रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। दूसरे को मैं कह रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और तीसरे को कह रहा हूँ मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये होते क्या हैं, इनको हम समझेंगे। देखो, ऐसा है कि दो और भी बच जाते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना, लेकिन वो एंगल की फॉर्म में डिवाइड होते हैं, ठीक। उसको मैं ज्योमेट्री में कवर करूंगा, आप पहले इनको देख लीजिए। देखो, हिंदी वाले जो बालक है ना, उनको मैं डिटेल में समझाता भी चलूंगा। समकोण, ठीक है ना, समकोण
यानी कि ये जो कोण है 90 डिग्री का बनता है समकोण में। ये जो एंगल है ना, ये कह रहा ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें। तो अगर ऐसा कोई भी दिखे तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब देखो यहाँ हिंदी में समझो, समबाहु या समभुज, ठीक है ना। समभुज त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो, इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं सर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, समभुज सारी भुजाएं समान है, इक्विलेटरल सारे इक्वल है। यहां देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु दो भुजाएं समान जिसकी होंगी, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये वाली बी हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान हैं, और इंग्लिश में इसे कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्त। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। जैसे अगर मैं इसे अलग अलग इसकी भुजाओं को नाम दे दूं, मैं इसको भी ए बी सी लिख दूं, ये ए बी सी लिख दिया मैंने। तो यहां से दो दो तीन तीन बातें हम जानते हुए चलेंगे। जैसे इसका पैरामीटर क्या होगा, ठीक है ना, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर वही परिधि, आप कहोगे जी ये भार भार वाली भुजाएं जो है ना इन्हें जोड़ते चले जाओ आप, तो आप कह दोगे पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हो गया। दूसरी बात हमें यहाँ जाननी है कि एरिया क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है हाफ बेस, बेस कितना है बी है, इनटू हाइट, हाइट कितनी है ए है। तो ये हमारा इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है। समझ आ गई बात। अब जो मैंने सेमी पैरामीटर वाला फॉर्मूला लगाया था ना, वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रभाव उससे पड़ेगा नहीं। दूसरी चीज आप ये जानो कि ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, ठीक, इससे आपको पता ही होता है कि ये चीज़ निकालते कैसे हैं। देखो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना हुआ है, इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ आ गई बात आपके, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से आपने इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आ जाओ इधर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि नाम ही बता रहा है सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा यानी कि जो परिमाप इसका हम लिखेंगे, आप कहोगे जी तीन भुजा हैं तीनों बराबर हैं, तो परिमाप आप कितना लिख दो, 3a, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3a लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप देखो इसका एरिया अगर मुझे निकालना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, तो क्षेत्रफल इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। समझ आ गई बात, √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप और सीख लो, ये जो है ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये h हो गया। समझ में आई। अगर केवल कभी h निकालने के लिए आ जाए ना, h मतलब हाइट, मैं लिख भी देता हूँ, h मतलब हाइट। अगर वो कहने लगे कि समभुज त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरा दोस्त √3/2a, केवल ये होता है √3/2a। तो समझ में आ गई होगी आपकी ये बात सारी, ठीक है। तो ये एरिया है, मतलब एरिया पैरामीटर हाइट यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी इनकी है। अब आ जाते हैं इधर, फिर से वही बात है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, मुझे इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है, तो आप कहोगे जी ए दो बार आ रहा है यानी कि 2a प्लस बी, ये परिमाप हो गया, यानी कि बाहर बाहर वाली जो ये भुजाएं हैं ये हमने जोड़ दी। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया देखो सभी ट्राइंगलों में ये तो एरिया होगा ही होगा, ये वाला तो होता ही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन क्या आपको यहाँ पे इसकी ऊंचाई पता है, इसकी ऊंचाई जो है ये h जो है ये पता है क्या, नहीं पता। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला इसका बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कहीं पे किसी बुक में देखा हो, और ज़्यादा चांस ये है कि आपने नहीं देखा होगा। बहुत ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है, क्षेत्रफल निकालने का ही है, एरिया निकालने का ही है। आप देखेंगे इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। देखो आप लिखोगे b/4 अंडर रूट 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना और ध्यान रखना बी क्या है। बी ये वाला है, जो आधार है ना ये बी है। बी का मतलब ये क्या है, बेस है, आधार है। और ए क्या है, जो दो भुजाएं समान होंगी ना वो ए मान लिया मैंने। समझ में आ गई ना बात। देखो ये फॉर्मूला आपने बहुत कम देखा होगा और शायद देखा भी ना हो। ये डायरेक्ट होता है कि किसी भी आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाली बात से। और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ सेमी पैरामीटर से करके निकालना पड़ेगा कि सेमी पैरामीटर अभी बताया ना, इससे पहले हमने पढ़ा था सेमी पैरामीटर बराबर मतलब 2 गुना सेमी पैरामीटर बराबर पैरामीटर। ये इससे निकालना पड़ेगा पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, एग्जाम्स में बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। जितनी बात जानी है हमने अभी तक, बहुत बेसिक बेसिक सी जो है बातें हैं, अब इनके ऊपर छोटे छोटे से सवाल करने हैं कुछ। समझ आई बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये देखो, ये है हमारा पहला सवाल। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, इट्स पैरामीटर इज। हिंदी वाले पढ़ लेना भाई हिंदी में। उसने ये कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मुझे पता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। समझ आ गई बात। ये एरिया इसने दिया हुआ है 400√3, तो हम यहाँ लिख लेंगे वही से 400√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। देखो √3 से √3 खत्म, 4 की इधर जाके गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1600 बराबर ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से ए का मान निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 40 बराबर ए, यानी ए का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 40। और ए क्या है, एक भुजा है, एक साइड है। उसने कहा है जी उसका परिमाप बताओ। देखो आपको ये सब पता है, मैं ये कह रहा हूँ फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपने पता है जी तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं ए ए होंगी। परिमाप यानी परिधि पूछ रहा है तो भार भार वाली सारी जोड़नी है ना। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि पेरीमीटर हमारा कितना होगा। तो आप बोल दोगे ये होगा 3a। ठीक है दोस्त, 3a, 3 गुणा ए का मान अभी हमने निकाला है 40, तो ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। दिस इज योर आंसर। समझ पाए आप बात को। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है ये, मतलब डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है या उसका तरीका पता है तो आप निकाल लोगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आओगे। समझे बात। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये देखो ये क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। एक त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि परिमाप इसने दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ो। एंड इट्स एरिया इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, और उसका जो क्षेत्रफल उसने दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ो। इफ द लार्जेस्ट मेजर इज 13 सेंटीमीटर, मतलब कि देखो अगर मान लो एक त्रिभुज है, ठीक, तो इसने कहा है जी जो इसमें सबसे बड़े वाली भुजा है ना वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। सबसे बड़े वाली 13 सेंटीमीटर है। आगे इसने क्या कहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि छोटी सबसे छोटी भुजा है ना वो बतानी है त्रिभुज की कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो 13 है ना ये आधार पे नहीं हो सकती। ये जो 13 है, देखो जैसा कि हमें सवाल में नहीं बताया कि त्रिभुज है कौन सा, तो हम मान के चल रहे हैं जी सामान्य त्रिभुज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आप कहोगे सर आपने एरिया का फॉर्मूला बताया था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और इस चीज को हमने 30 लिख रखा है। ठीक बात है, मैं ये कह रहा हूं जो 13 है ना ये आधार नहीं हो सकता, ये बेस नहीं हो सकता इस त्रिभुज का। आप कहोगे जी कैसे नहीं हो सकता, मैं कहूंगा अगर ये बेस होता तो यहाँ 13 की गुना करके आता, और 30 जो है 13 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो 13 कहीं ना कहीं इधर होगा या इधर होगा, इधर नहीं है, आधार पे नहीं है। समझ आएगी बात। फिर आप बोलोगे चलिए ठीक है ये बात ठीक है, अगर मान लिया ए है ये बी है ये सी है, तो परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस सी प्लस 13, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी मुझे यहाँ से पता चला a प्लस सी बराबर कितना आ गया दोस्त 17 आ गया। ये a प्लस सी 17 आ गया, यानी इन दोनों भुजाओं को जोड़ के 17 बैठ गया। कह रहा है ना परिमाप दे रखा है हमारा कितना है यहाँ पे 17। चलो
अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, b गुणा h बराबर कितना आ गया 30, और 2 की गुणा कर दूंगा तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया। ठीक है, यानी कि आधार और ऊंचाई की जब मैंने गुणा करी तो कितना हो गया, 60 हो गया। सवाल ये पूछना चाह रहा है, आधार पे देखो मैंने यहाँ सी लिख रखा ना, मैं बी की जगह सी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी गुणा ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। आप यहाँ ऐसे ये भी लिख सकते हो, कई तरीके हैं देखो सवाल को ऐसे सोल्व करने के। आप ये भी कह सकते हो कि जी सी का मानना आप कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। जैसे यहाँ है, आप ये मानो ये 17 कैसे आएगा, आप कह दो जी अगर ये 12 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो ये 17 हो जाएगा। 12 और 5 17 हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप मैं यहाँ करूँ कि जी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, कर्सर कहाँ गया, ये हो गया 5, ये h बराबर कितना हो गया 60, तो मैं जब इसे काट दूंगा कितना आ गया 12, ऊंचाई तो आ गई 12। लेकिन उसने पूछा क्या था मुझसे, उसने पूछा ये था कि आपने बतानी है सबसे छोटे वाली भुजा, तो सबसे छोटे वाली भुजा तो 5 आ गई ना, कितनी आ गई मेरे दोस्त, 5 आ गई सबसे छोटे वाली भुजा। लेकिन आप ये कहोगे आपने 12 और 5 ही क्यों लिया, यहाँ से तो ठीक है आपने ऊंचाई निकाल दी जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आपने 17 को 12 और 5 में बांट के आप 5 उत्तर बता रहे हो कि सबसे छोटे वाली 5 आ गई। कैसे आ गई सबसे छोटे वाली 5, देखो यहाँ मैंने एक बात को समझा, आप गौर से समझना इस बात को। अभी तक मुझे ये नहीं पता था ये त्रिभुज कैसा है, लेकिन जैसे ही यहाँ 17 आया ना, मैं समझ गया ये त्रिभुज कैसा है। आप कहोगे कैसे समझे जी, हमें भी बताओ। देखो अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे बना दूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे बना दूं और यहाँ 90 डिग्री का कोण रख दूं, यहाँ 90 डिग्री का मैं कोण रख दूं, तो आप कहोगे ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं कहूँगा अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, ये 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और देखो ऊंचाई 12 ही आई है, यानी कि इस त्रिभुज की एक भुजा 12, दूसरी भुजा 5 और तीसरी भुजा 13, और जब तीनों को जोड़ दोगे तो 30 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं आपके। यानी कि 17 जैसे ही ये आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैंने सोचा कि 12 और 5 का जब मैं वर्ग कर दूंगा तो ये 13 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से 17 को मैंने 12 और 5 में तोड़ लिया। समझ में आ गई ना मेरे आपके बात, ठीक। 12 और 5 में तोड़ लिया, क्यों तोड़ लिया, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे गया कि एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यही आपका आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप भी प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया सवाल है, 5 इसका आंसर है। ठीक है, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर इतनी। देखो इसने क्या कहा है, आप ये कहोगे बहुत छोटा सवाल है सर, बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। उसने कहा जी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ये हैं। सबसे पहले आपको ध्यान एकदम ये आ जाना चाहिए कि इन भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बन सकता है। तो सबसे पहले आपने ये देखनी है क्या इसका और इसका वर्ग करने पर ये आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे 60 का वर्ग कितना हो गया, आप कहोगे ये हो गया सर 3600। 11 का वर्ग कितना हो गया 121, इसको आप जोड़ दोगे, ठीक, तो क्या ये 61 का वर्ग है, तो बिल्कुल ये एक 61 का ही वर्ग है। तो जब आपको ये पता चला कि दो भुजाओं का वर्ग किया तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये बड़ी वाली भुजा 61 और ये दो में से कुछ भी कहीं भी रख सकते हो, एक 60 है दूसरी 11 है। ठीक है, पहले मैं आंसर निकाल देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सिखाना क्या है। यहां से मुझे क्षेत्रफल निकालना है, आप कहोगे जी समकोण है डायरेक्ट निकाल दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर दो इसका। ठीक है, मैं कहूँगा 1/2 आधार कितना दिया हुआ है 11 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 30, यहाँ से आप इसे गुणा भाग करोगे, ये कितना आ गया 15, ठीक, और 11 में गुणा करनी है तो कितना आ गया जी 165, यानी कि 165, और यूनिट दी नहीं हुई इसने, कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दी है तो ठीक है। तो 165
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब देखो सिखाना क्या है। देखो जैसे ट्रिपलेट बनते हैं ना, ट्रिपलेट आपने देखे होंगे 3 4 5, इसका ट्रिपलेट है। अब कहोगे जी ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट देखो ये होता है इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, यानी इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूंगा तो 5 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं आप ध्यान दो। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ यहाँ 3, मुझे देखना है 3 के साथ क्या ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप 3 का वर्ग करना, कितना हो गया 9, ठीक है। इसे दो भागों में बांट लेना जिसका अंतर 1 होगा, इसे दो भागों में बांट लेना जिसका अंतर 1 होगा। तो आप कहोगे जी दो भागों में बांट लोगे, एक 4 कर दो एक 5 कर दो, अंतर 1 का आ गया ना, समझ पा रहे हो? अंतर 1 का आ गया। या ऐसे करना इसमें से एक घटा लेना, 8 रह जाएगा, 8 को 2 से भाग कर दियो, एक 4 आ जाएगा दूसरा 5 आ जाएगा, समझे? तो देखो 3 के साथ जब ट्रिपलेट बनेगा ना तो 4 और 5 आएंगे, बन रहा है ना 3 4 5। अब यहाँ देखो जैसे ये वाला सवाल है, अगर मैं 11 का वर्ग करता हूँ तो आप कहोगे जी 121 आया। 121 को ऐसे में तोड़ दो जिसका अंतर 1 हो, आप कहोगे एक 60 ले लो एक 61 ले लो, अंतर 1 का आ गया। अब देखो 11 के साथ अगर 60 और 61 ले लिया ना तो एक ट्रिपलेट बन गया, ये देखो एक समकोण बन गया। बना के नहीं बना? ठीक है। अब जैसे इससे पहले वाले सवाल में था 5 है, जैसे 5, तो 5 का अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना हो गया दोस्त? 25 हो गया। 25 को तोड़ो दो भागों में, 25 को तोड़ो दो भागों में ऐसे करके, तो आप कहोगे एक को ले लो आप, कितना ले लो एक को? 25 को दो भागों में आधा करना होगा शायद, चलो तोड़ ही देते हैं पहले हम इसे। तो कितना हो गया जी? ये हो गया 22, वो 12 और कितना हो गया 13, 12 और 13 हो गया ना 25, 12 और 13, और देखो अंतर भी 1 का आ रहा है। और इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन रहा था, समझ में आई? तो ये तरीका है ट्रिपलेट बनाने का, ठीक है। यानी सबसे छोटी वैल्यू लो, और देखो ये ओड नंबर है, इवन नंबर के लिए दूसरा है, ये ओड के लिए बता रहा हूँ मैं, विषम संख्या के लिए है ये। सबसे छोटी वैल्यू लो, उसका स्क्वायर करो, जो भी आया उसे ऐसे भागों में तोड़ लो कि अंतर 1 आए। जैसे 12 13 1 का अंतर है, 60 61 1 का अंतर है, 4 5 1 का अंतर है। समझ पाए होंगे बात? तो ट्रिपलेट पहचान में आ जाते हैं। जैसे यहाँ मुझे देखते ही पहचान में आ गया था यार इनका अंतर 1 है, तो एक बार स्क्वायर करके देख लेता हूँ इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एग्जैक्ट बराबर आया तो पता चल गया ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ पाए बात? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये है सवाल नंबर 4। देखो भाई क्या कह रहा है ये, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, यानी कि क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है, एरिया कितना है भाई 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की ऊंचाई पूछना चाह रहा है, हाइट पूछना चाह रहा है। अच्छा देखो हाइट के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, √3/2a, यानी अगर मुझे a का मान पता चल जाए तो काम बन जाएगा दोस्त। और क्षेत्रफल कितना होता है किसी भी समकोण, इक्विलेटरल है, अच्छा समबाहु का, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर 9√3, इस 3 से 3 खत्म, ए का वर्ग बराबर 9 चौक 36, ठीक है। और आप कह दोगे ए का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ ए का मान रख दूंगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा √3/2 गुणा 6, इससे इसे भाग लगाया 3 बार, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 3√3, ठीक है, 3√3, यही हुआ इसका आंसर। ऊंचाई कितनी आ गई 3√3। अब देखो बहुत से महान प्राणी ऐसे भी होंगे वो कहेंगे जी ऊंचाई का और क्षेत्रफल का तो एक डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं है, सब बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। देखो मैं अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे एरिया बराबर है √3/4 ए स्क्वायर के। अब मैं इस बात को लिख रहा हूँ √3/2 ए गुणा a/2 लिख सकता हूँ ना। ये a को, ये a स्क्वायर था ना, अलग अलग बांट दिया, और ये 2 था इसको अलग अलग बांट दिया। अब देखो ये क्षेत्रफल, ये ऊंचाई है क्या, नहीं है। तो इस बात को मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ कि एरिया बराबर h गुणा a/2, लो बन गया फॉर्मूला, जिसमें तुम्हारा क्षेत्रफल और ऊंचाई एक ही साथ आ गई।
ठीक है। अब इसे तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जहां क्षेत्रफल दिया और ऊंचाई पूछना चाह रहा हो। समझ में आ गई ना बात। लेकिन ये काम तब करेगा जब आपको ए का मान पता होगा, एरिया पता होगा। अब यहाँ पे एरिया तो पता है, ए का मान पता नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा ही ना यहाँ से आपको फॉर्मूला लगा के। ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ कि एक ही फॉर्मूले में भी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, when each side of an equilateral triangle is increased by 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज की जब प्रत्येक भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, इट्स एरिया इंक्रीज बाई 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज। देखो भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक हमारा त्रिभुज था, ठीक है, समबाहु त्रिभुज था, सारी भुजाएं इसकी बराबर थी, इसका कुछ क्षेत्रफल था। इनने कहा इसकी सारी भुजाओं को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो बड़ा त्रिभुज हो गया। सारी भुजाओं को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया अब इसने, सारी भुजाओं को, ये लो, ये हमने बढ़ा दिए। और उनने कहा मान लो इसका जो एरिया था ना वो ए था, क्षेत्रफल इसका ए था, तो अब इसका क्षेत्रफल बढ़ के ए प्लस 5√3 हो गया। ए प्लस 5√3, क्योंकि वो कह रहा है ना कि क्षेत्रफल जो है 5√3 बढ़ गया। तो उसने कहा है जो पहले वाला त्रिभुज था ना उसकी भुजा ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इधर ही आ जाओ, चलो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बताओ, आप कहोगे जी सीधा सीधा सा फॉर्मूला है √3/4 ए का वर्ग। ठीक है, और इस त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे जी √3/4 ए प्लस 4 का वर्ग। ए प्लस 4 क्यों? क्योंकि यहां भुजा ए प्लस 4 है। मैं ये कह रहा हूं आप इधर अगर 5√3 इसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यही तो सवाल ने कहा कि पहले वाला जो क्षेत्रफल था उसमें इतना जोड़ दिया तो नया क्षेत्रफल आ गया, है ना। या आप ऐसे कह दो कि जब भुजा बढ़ा दी तो क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। यही तो बात है, ये जो ऊपर लिखी हुई है भाई, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और ये जो है ना इससे 5√3 कम था तो इधर जोड़ दिया, भी बराबर हो गया आपस में। गुणा भाग कर लेते हैं भाई, 4 यहाँ एलसीएम में, 4 की इधर इंटू हो जाएगी, ये हो जाएगा √3a² प्लस 5×20√3 भाग 4, ठीक, बराबर √3/4 a प्लस 4a²। अब देखो 4 से 4 खत्म, इस √3 से दोनों √3 कट जाएंगे क्योंकि प्लस में है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ बचा a² प्लस 20, ठीक, और इधर क्या बचा, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसे ओपन कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, 8a आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो a² से a² खत्म, ये 16 है ना, इधर जाके घट जाएंगे, तो 20 में से 16 गए, कितना आ गया, 4, 8a। ठीक है, तो यहाँ से a का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/8, यानी कि अगर इससे भाग लगाया हमने इसे तो ये 0.5 बार, यानी आधा हो जाएगा ना, आधा कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज की इसकी पहली भुजा कितनी थी, 0.5 थी सर, 0.5, और यही वो हमसे पूछना चाह रहा है और यही आपका आंसर हो गया। मैं इस चीज को एक बार और समझाना चाहता हूं आपको, ठीक, कुछ के समझ में आई होगी, शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ के ना आई हो। देखो मैंने क्या करा, सवाल ने कहा जी ये आपका पहला त्रिभुज है ये वाला, इसका क्षेत्रफल इतना है मान लो। उसने कहा जब इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो क्षेत्रफल 5√3 बढ़ गया। मैं कह रहा हूं ये तो पहले वाला था, इसमें 5√3 बढ़ गया, तो अब ये जो पूरा क्षेत्रफल जोड़ दूंगा ये बराबर आ जाएगा जो नया क्षेत्रफल आया होगा त्रिभुज का, जो नया आया होगा भुजा बढ़ाने के बाद। यही तो मतलब है दोस्त इसका।
ठीक है। और ये इक्वेशन बनाने के बाद मैंने यहाँ से सिर्फ ए का मान निकाल लिया, जो कितना आया 0.5, या 0.5 को आप और क्या लिख सकते हो 1/2। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है, बहुत जबरदस्त सा सवाल था, मतलब ये ठीक था सवाल, समझ में आ गई बात आपके। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड लेटरल साइड इज 5 सेंटीमीटर। देखो ये आया हुआ सवाल है और इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन लिखवाया, इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने थोड़ा सा, क्वेश्चन कह रहा हूँ फॉर्मूला लिखवाया है। देखो इनने कहा इसका आधार जो है 8 है और ये वाली भुजा 5 है और ये वाली भुजा 5 है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो आप निकालने लगोगे यहाँ सेमी पैरामीटर, पहले एस निकालोगे a + b + c भाग 2 करके, फिर फॉर्मूला लगाओगे क्षेत्रफल वाला, ठीक है, तब निकालोगे। मैंने आपको बताया कि कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आए तो उसका क्षेत्रफल आपने लिखना है, मैंने अभी बताया था आपको, b/4 √4a² - b², ठीक है। देखो b का मतलब क्या है, बेस यानी कि आधार, आधार कितना है 8/4 √4, a का मान कितना मेरे दोस्त, a का मान है 5। देखो अब यहाँ देखो a का स्क्वायर यानी 25 और 25 की 4 में गुणा कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100 माइनस ये कितना हो जाएगा जी 64। अब लिखो क्योंकि b का मान 8 था ना तो 64 हो गया, 8/4 इसे भाग कर लो, इस बार कितना यहाँ 2 रह गया, √ ये कितना घटा जी, यहाँ आ गया 36, ठीक है। अब बाहर 2 रूट से 36 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। देखो ये तरीका लगाया डायरेक्ट आंसर, अगर ये वाला लगाते पहले एस का मान निकालते, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते दोबारा, और फिर आप लिखते एस, S - A, S - B, S - C, तब आप ये निकालते, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा मेरे दोस्त। चलो आज निकाल के बता देता हूँ आंसर आपको। इन सबको जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, 5 5 10 और 8 18, और 2 से भाग लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा 9। एस का मान 9 आ गया ना। अब आप देखो एस का मान आ गया 9, यहाँ लिखूंगा 9 गुणा S - A, एस में से मतलब 9 में से 5 गए कितना आ गया 4, गुणा S - B, B भी तो उतना ही है 5 ही है, तो 9 में से 5 गए फिर से 4 आ गया, गुणा 9 में से 8 गए कितना बचा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ कर लूँगा 9 गुणा 4 चौक 16, ठीक है, 9 से गुणा करूँगा, 9 छिक 54, 4 9 और 4 14, कितना आ गया 144, रूट कर दिया तो आंसर कितना आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, वही उत्तर। लेकिन ऐसे हम पहले ये एस निकाला उसके बाद कर रहे हैं, यहाँ बस डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट करनी है और आंसर आपने वही आना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एरिया इज इतना एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना। भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि तभी सवाल होगा। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऐसा है ना, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला नहीं चेप सकते आप। ये है समद्विबाहु है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये है जी ऊंचाई, इसको मान लो आप एच मान लो, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसके आधार बताओ, इसके आधार की लंबाई बताओ, यानी बी का मान बताओ। कुछ बालक क्या करेंगे कि जी क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल आपने बताया था कि b/4 √ फिर वो करेंगे 4a² - b², जैसा पहले सवाल में करा है, ये फॉर्मूला लगा के बैठ जाएंगे और इससे आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? आप एक बात देखो, आपको क्षेत्रफल पता है, बिल्कुल पता है। बी का मान पता है क्या? नहीं पता, बी का तो निकालना है। ए का मान पता है क्या? नहीं पता। तो एक ही इक्वेशन में जब दो अननोन वेरिएबल हैं तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना।
अब आप ये देखो सवाल में ऐसी क्या चीज़ दी है जिससे आप आंसर निकाल सको। आप कहोगे जी ऊंचाई दे दी इसने, और हमने पहली ही स्लाइड में एक बात बताई थी कि ये वाला फॉर्मूला तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाया जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया है 243 बराबर 1/2। आधार तो मुझे निकालना है, और ऊंचाई कितनी है जी 27, वो दे रखी है वहां पहले से उसने। ठीक है, 9 से भाग लगा लो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 3 से ये फिर काट जाएगा, 3 निम 27। ठीक, यानी कि और 2 से इधर जाके गुणा हो जाएगी, 9 है। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि इसका जो आधार कितना आ गया मेरे दोस्त, वो आ गया 18। समझ आ गई बात आपके? ठीक, तो b का मान ही उसने पूछा था, हमने 18 निकाल दिया और आंसर ले आए। ठीक है, तो आपने देखना है कहाँ इसको अप्लाई करना है और कहाँ इसको अप्लाई करना है। जो चीज सवाल में दी होगी ना उसके आधार पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो सब में लगता है, मैंने बताया था ना, बेसिक ट्राइंगल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। इफ द हाइपोटेनस इज 13 एंड द बेस इज 12, देन फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, कुछ बालक तो देखते ही उत्तर बता देंगे क्योंकि आसान ही इतना है सवाल। देखो वो क्या कह रहा है। अब ये तो आपने पता ही होगा हिंदी वालों को कि कर्ण किसे कहते हैं। ठीक है ना, एक कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। देखो अगर ये त्रिभुज हमने बना दिया, मान लो ये त्रिभुज हमने बना दिया और ये जो है 90 डिग्री है। ये जो लंबे वाली भुजा है ना एक कर्ण होती है, इसको मान रखा है इसने 13। आधार ये होता है, इसको मान रखा है इसने 12। और वो पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर यानी कि उसका लंब बताना है, लंबाई बतानी है, यानी कि ये वाली भुजा वो पूछना चाह रहा है। अभी आपको मैंने बताया है कि ट्रिपलेट क्या होता है इसका। आप कहोगे जी 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये 5 उत्तर हो गया, सवाल खत्म। जो प्राणी ऐसे नहीं देखता वो फिर इसे ए मानेगा और तब देखेगा जी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, क्योंकि उसने खुद कहा ना राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ए का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। फिर आप लिखोगे ए का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। फिर आप कहोगे 25 आ गया और ए का मान कितना आ गया 5। ऐसे तो आपने करना नहीं, ठीक है, नहीं तो लग जाएगा समय आपको बहुत। ट्रिपलेट में सीधा सीधा सा आप जोड़ के भी देख लिया करो। जैसे 13 है, ये 12 है, कितना हो गया 25, 25 का रूट 5, आंसर। समझ पाया आप बात? ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही देखा जाता है। देखो मैं और भी बताता हूँ आपको, ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। जैसे ये है, मैं यहाँ ले लेता हूँ मान लिया 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अगर मुझे ये निकालना है और ये परफेक्ट अगर वो रूट बन रहा है तो 5 और 4 9, 9 किसका बैठेगा 3 का, खत्म। जैसे इससे पहले वाले में था ये 61, मान लो ये 60, ये निकालना है 61 और 60, 121, 121 किसका होता है 11 का, खत्म सवाल। समझ में आ गई ना बात? मतलब ये थोड़ा सा बेसिक सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आप कहोगे जी 60 नहीं दिया, उन्होंने तो दिया है 11 और 61 दिया है, अब बताओ कैसे करोगे। तो जब मैं इन्हें जोड़ के देखेंगे तो 72 हो गया। 72 तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा, तभी ये देखना है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रही होगी ना आपके बात? जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 12 और 13 जोड़ के 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तुरंत कर दिया हमने उसको। समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हैं। हमने करना कैसे है इस सीरीज में, इस चैप्टर में, सबसे पहले सबकी इमेज जानेंगे। जैसे आज 3 ट्रायंगल हमने जाने हैं, उनके बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस, बहुत आसान आसान से सवाल जैसे हम करते जा रहे हैं, बस बेसिक जानते जा रहे हैं। जैसे ही 2D में मेंसुरेशन 2D यानी कि 2 डायमेंशन में सारी आकृतियां, सारी इमेजेस हम पढ़ चुके होंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया लेवल के हम लोग सवाल करेंगे। समझ में आई? जब उनकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया लेवल मतलब जो
CPO में हिट हुए हों या CGL में हिट हुए हों या CHSL में हिट हुए हों, ऐसे हम सवाल करेंगे। जब ये सब हो जाएंगे तब हम मानेंगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, बहुत अच्छे से सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो वीडियो अभी समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं इस सेशन को। जय हिंद।